गुड मॉर्निंग क्लास हमारा न्यू टर्म का सिलेबस में हमारे 5-6 चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी के, तो मैं आपको स्टडी करवाऊँगी। कुछ सिलेबस डिलीट भी हुआ है, मैंने आपके में सेंड कर दिया है, बट जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट लगेंगे वो मैं ज़रूर टीच करूँगी, क्योंकि वो मैं लीव नहीं करने वाली, क्योंकि आगे 12th में आप लोगों का बेस में डिस्टर्बेंस आए, इसलिए मैं वो चैप्टर ज़रूर लीव करूँगी। डिलीट हो गया है लेकिन फिर भी मैं वो स्टडी ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट उसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे बैलेंस शीट डिलीट हो चुकी है, ट्रेडिंग P&L, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन फ्यूचर अकाउंटेंसी के लिए, तो इसलिए मैं वो ज़रूर पढ़ाऊँगी। मैं अपनी तरफ से सिलेबस लेस कर दूँगी, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, ये वाले चैप्टर्स मैं नहीं करवाऊँगी। हो सकता है रेक्टिफिकेशन में मैं कुछ करवाऊँ और कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाऊँ, तो कुछ मैं अपनी तरफ से सिलेबस लेस कर दूँगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं ज़रूर टीच करूँगी। इसलिए आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मैम ये सिलेबस डिलीट हो गया है तो फिर आप क्यों टीच कर रहे हो। वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो स्टडी करना कंपलसरी है। आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन, चैप्टर 11। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले आप ये पढ़िए। डेप्रिसिएशन वो होता है जैसे हमने कोई भी एसेट खरीदी, जैसे कंप्यूटर है या फिर कोई भी हमने मशीनरी, कुछ भी हमने परचेज़ कर रखा है और वो हमारे पास 10-15 साल तक पड़ा हुआ है, उसके बाद हम सेल कर रहे हैं उसकी, तो वो हमने यूज़ तो 10-15 साल तक कर लिया ना, तो उसकी जैसे हम 50,000 में खरीद के लाए थे, एक स्कूटी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपने आज 2011 में 50,000 में स्कूटी खरीदी, फिर वो आपने 10-15 साल उसे यूज़ कर ली, फिर 2025 में या 20 में जब भी आप सेल करोगे वो स्कूटी, तो वो 50,000 में तो जाएगी नहीं, उसके रेट 10,000 हो जाएंगे या 5,000 में वो सेल होगी। तो इतने टाइम तक जितने पास आपके वो पीरियड में रखी रहेगी वो उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, मीन्स उसकी वैल्यू हर ईयर घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी डेप्रिसिएशन में लिखी है। फिक्स्ड एसेट आर हेल्ड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस आर यूज्ड टू जनरेट पीरियोडिक रेवेन्यू। That portion of asset which is believed to have been consumed or expired to earn the revenue need to be charged on as cost. Such as appropriate portion of the cost of the fixed asset is called the depreciation। मतलब जो appropriate portion है फिक्स एसेट का, जैसे 50,000 रुपये, तो वो वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, हर ईयर उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। अगर जितने साल पुरानी होगी उस हिसाब से रेट जाएंगे उसके, है ना। जैसे कभी कभी हमारी कोई एसेट्स देखी हुई हैं तो उस पर अपने आप ही वैल्यू उसकी रिड्यूस होती चली जाती है हर ईयर, तो वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट में लिखा है बिजनेस एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड फिक्स एसेट फॉर देयर बिजनेस ऑपरेशन सच एज फर्नीचर, फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल। जो चीज़ मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मतलब होता है, जब उसे हम फिनिश प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं मनी की, है ना। जब तक रॉ मटेरियल है तब तक तो हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस वो हमारे पास सामान है। उससे जब हम प्रिपेयर करेंगे, फिनिश गुड बनाएंगे, तभी वो सेल होगा, मनी वैल्यू में बदलेगा। तो उसके बीच जितने टाइम तक वो हमारे लिए यूज़फुल लाइफ है तब तक तो ठीक है, और जब वो हमारा हर ईयर हमारे पास है और वो बहुत पुराना होता चला जा रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन होता चला जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू अपने आप ही रिड्यूस हो रही है, डेप हो रही है, गिर रही है उसकी वैल्यू। हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब कोई भी हम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट का यूजफुल लाइफ में अगर देखें उसे, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन ही होता है अगर किसी भी कॉस्ट फिक्स्ड एसेट की रिड्यूस होती चली जाए। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। जितने कॉन्सेप्ट मैं वीडियो में क्लियर करूँगी उतने ही आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है। PDF चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं 2-2 मेथड लेके चलूँगी, तो इसलिए 2-2 कॉन्सेप्ट ही आप अच्छे से स्टडी करिए। अब है आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आज का, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमें डेप्रिसिएशन पढ़ना कंपलसरी है, तो इससे सुनिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें असर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। मीन्स हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेना कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है। जब ऑल कॉस्ट इंक्लूड, मतलब जितने भी हम अपने जैसे हमने कोई मशीन खरीदी या कोई भी प्लांट लगाया, उसे जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद हमें प्रॉफिट अर्न होता है। तो जैसे 50,000 के हमने प्लांट लगाया, लेकिन उसके बाद हमने जो उसकी सेल आउटपुट करके उससे जो हमने प्रोडक्ट बनाया, फिनिश गुड बनाया, उससे हमने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, तो उसकी तो वैल्यू निकल गई, साथ में 1 लाख का हमें प्रॉफिट भी हो गया।
और कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है। 50,000 का प्लान जरूर लगाया लेकिन उसकी जो सेल हुई वो 25,000 की हुई, तो 25,000 का हमें लॉस हो गया। तो जितने भी हमारे ट्रू प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो सारी कॉस्ट इंक्लूड जितनी भी होती है वो सारी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। तो वो इससे ही पता चलती है जब आपको डेप्रिसिएशन की असर्टेनमेंट कर लेते हैं हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस का इन द डेप्रिसिएशन में, तब हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ इस मशीन को लगाने में, सेल करने में, या लॉस हुआ सेल करने में। A fall in the value of the asset used to business operation is a part of the cost should be shown in the profit or loss account to be considered of the accounting period। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी डाउन हो रही है, तो उसमें भी जो कॉस्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा गुड, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा अमाउंट आएगा वो भी हमें शो करता है। वैल्यू ऑफ एसेट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 की आपने कोई भी स्कूटी या व्हीकल कोई भी चीज़ परचेज़ करी तो वो 50,000 में नहीं जाने की है, उसकी वैल्यू अपने आप ही एसेट की लेस होती चली जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट था है कीपिंग दिस इन व्यू डेप्रिसिएशन मस्ट बी डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज आल्सो एन एक्सपेंस लाइक एन अदर एक्सपेंस। अगर हमें फिक्स एसेट में लॉस हो रहा है तो वो भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंस से ट्रीट करा जाता है, जिससे हम अदर एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो डेबिट साइड में जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब ये आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, बट आपको ऐसे अगर जब तक मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट समझाऊंगी नहीं तो आपको पूरी अकाउंटेंसी में समझने नहीं आने का और आगे 12th में भी आपको सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए मुझे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए वो चीज़ मैं डिलीट नहीं करूँगी। अब है सेकंड पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें एक एक्चुअल वैल्यू हमें एसेट्स की अपनी दिखानी होती है, तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन की रिक्वायर पड़ती है। डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करता है कोई भी वैल्यू ऑफ एसेट जो शो हो बैलेंस शीट में। ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं दिखाया किसी भी एसेट की, क्योंकि एसेट जो होती है शो वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में जब हम लेस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को एसेट से तब हमें फेयर वैल्यू उसकी एसेट्स की पता चलती है। जैसे मैंने बताया आपने 20,000 का कंप्यूटर लेके रख लिया, अब उसे 10 साल तक आपने यूज़ कर लिया, तो कॉस्ट वैल्यू तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000 था। अब वो आपके पास जितने ईयर तक रही तो उस पर जितने % डेप्ट लगा वो आप रिड्यूस करके जो उसकी वैल्यू बनेगी एक्चुअल और ट्रू फेयर वैल्यू उसकी एसेट की वो प्रेजेंट करेंगे आप। तो इसलिए डेप्रिसिएशन पर स्टडी होता है, ज़रूरी होता है डेप्रिसिएशन की स्टडी करना। थर्ड पॉइंट है टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस की तरह है। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड unless it is also taken consideration. Depreciation must be provided to ascertain the correct cost of production. आप चाहे ये वर्ड लिखे भी नहीं कॉन्ट्रैक्टो, मतलब इसमें भी ये रिड्यूस के लिए आ रहा है। डेप्रिसिएशन जो है वो एक आपकी जो असर्टेन करा जाता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी आपने मतलब गुड्स आपने कलेक्ट किए हैं, प्रोडक्शन करी है उसकी, तो वो सारी चीज़ें हैं। डेप्रिसिएशन एक टाइप आइटम है एक्सपेंस का, जैसे कि हम एक्सपेंस हम कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है तभी प्रोवाइड किया जाता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम उस चीज़ को, हमारी जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पता चला 1 लाख की है, अब उसके बाद हमने उसकी सेल्स अलग कर देंगे एंड देन उसके बाद जितने टाइम तक वो हमारे पास रहेगी कोई भी चीज़ है, जैसे मशीनरी से हम कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन लगवाई हमने, उससे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करके हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, तो सेल आउट तो हमारा उसमें से हमें बेनिफिट पता चल जाएगा, लेकिन जब उसका हम सेल करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें इससे कितना यूटिलाइजेशन हुआ, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन हम ज़रूर रिड्यूस करेंगे। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थियोरिकल पार्ट है तो ये आप ये याद कर लीजिए। फिर है फोर्थ पॉइंट कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, जो हमने इनकम अर्न करी उस पर जो टैक्स पे करना। अब हमें ये भी देखना होता है हम टैक्स पे की स्लैब में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट आपका 2 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तब आप टैक्स पे करोगे, तो ये चीज़ होती है टैक्स स्लैब दिखनी पड़ती है, देन ही आप टैक्स पे करोगे। टैक्स पेयर ऐसे नहीं होते। टैक्स पेयर जो होते हैं वो एज अ कौन होते हैं, जैसे हमें टैक्स लाइबिलिटी देनी है, लाइबिलिटी मतलब होता है देना, हमें टैक्स की लाइबिलिटी देनी है, एक अमाउंट देना है फिक्स्ड,
अगर हमने 3 लाख से ऊपर तो 10% टैक्स लगेगा, फिर 20% टैक्स लगेगा, तो वो एक स्लैब होती है। तो उसकी हम कंप्यूटर कैलकुलेशन जो करते हैं वो स्लैब से करते हैं। इनकम टैक्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिटरमाइंड आफ्टर चेंजिंग ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने लिया, पूरी इनकम आप शो करोगे, उसमें अपने प्रॉफिट भी दिखाओगे, लॉस भी दिखाओगे, अपना ट्रेडिंग बना के, पीएनएल बना के, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें सबमिशन होंगी आपकी। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी वो रिपोर्ट फाइल भेजेगा टैक्स डिपार्टमेंट में, और वहाँ से अगर आपको लगेगा, वहाँ से अगर लगता है कि हम टैक्स पे में आते हो, एडवोकेट करना होता है, एडवोकेट आपको एडवाइस करेगा कि टैक्स पे में है वो, तब आप फ्यूचर में टैक्स पे करोगे उसके रिगार्डिंग, अदरवाइज़ वो टैक्स पे नहीं करते हो। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स में यही सब चीज़ें हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हमारा नहीं चार्ज हो रहा है, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है तो इनकम टैक्स दोगे। अगर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और प्रॉफिट हमारा कम है, लॉस हो रहा है, तो इनकम टैक्स नहीं दोगे। इनकम में आ रहे हो जब आप लोग इनकम टैक्स देने की, तब आप इनकम टैक्स दोगे, अदरवाइज़ नहीं दोगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज, टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, अगर आपका किसी भी चीज़ पे डेप्रिसिएशन लग गया, कोई भी मशीन पे, कोई भी प्लांट पे, आपका जैसे बिजनेस है तो उसमें बहुत सारी मशीन और प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उसमें जैसे किसी भी तो टैक्स लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको लॉस तो फेस आउट करना पड़ा, दैट्स वाई आपकी जो लायबिलिटी आप जैसे देते हो तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। फिर है 5th पॉइंट, प्रोविज़न ऑफ फंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, तो जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का वो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, जो बिजनेस रिटेन करती है एवरी ईयर। दिस फंड अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट व्हेन इट्स यूजफुल लाइफ इज़ ओवर। हम कभी भी कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं बेचते हैं, जैसे मशीनरी है, प्लांट है या स्कूटी है, कोई भी व्हीकल है, जब तक वो हमारे यूज़ में आ रहा है तब तक हम क्यों उसे सेल आउट करेंगे। जब हमें पता है हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तभी हम उसे कोई चीज़ को सेल आउट करते हैं। तो जो भी हम प्रोविज़न होता है फंड का या रिप्लेसमेंट करनी होती है एसेट, वो हम ऐसे कभी भी नहीं करते हैं, तभी हमारे फंड्स रिप्लेसमेंट करी जाती है एसेट जब उसकी लाइफ ओवर हो जाती है, जब हम उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो आज मैंने ये 2 कॉन्सेप्ट आपको टीच करे, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एंड सेकंड नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन्हें आप अच्छे से स्टडी करिए और यही कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर इसके रिगार्डिंग की क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे पूछिए। और स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़, एग्ज़ाम कॉपी आप स्कूल में सेंड कर सकते हैं, स्कूल में सेंड कर दीजिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके। सब सब्जेक्ट की एक साथ आनी चाहिए हर स्टूडेंट की कॉपी, जितना जल्दी हो सके अपनी कॉपी सेंड कर दीजिए स्कूल में। और अभी ये 2 टॉपिक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके, कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो जैसे आपकी क्वेरी क्लास पहले होती थी आप वो पूछेंगे। और कल मैं आपको मेथड समझाऊंगी कि मेथड क्या होते हैं, प्रोविज़न्स क्या होते हैं या रिजर्व्स क्या होते हैं, इनमें से 2 टॉपिक लेंगे। तो जैसे टॉपिक होते चले जा रहे हैं आप वैसे ही नोट डाउन करेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई नहीं करेगा। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके। पहले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट थ्योरिकल पार्ट है वो हम स्टडी कर लेते हैं।